हाय एवरीवन। मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रों पर बातचीत करने वाला हूं। ये वो प्रश्न है जो आगामी परीक्षाओं में DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और MPPSC का यूनिट नंबर अगर मैं 6 की बात करता हूँ तो यूनिट नंबर 6 ग्रामीण समाज शास्त्र को रिलेट कराया है, वहीं से ये प्रश्न लिए गए हैं। तो आगामी परीक्षाएं जून 2024 में UGC नेट का एग्ज़ाम है। तो UGC नेट में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ MPPSC का भी एग्ज़ाम है। और DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर के लिए इम्पॉर्टेंट है। और UPUMS यानी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस उत्तर प्रदेश सफाई यानी इटावा में जो वैकेंसी निकाली गई है मेडिकल सोशल वर्क की 12 सीटों पर, वहाँ पर भी ये प्रश्न हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आप UGC नेट की ऑनलाइन क्लासेस परचेज करना चाहते हैं जून 2024 के लिए, तो उसकी फ़ीस वन टाइम पेमेंट पर 4000 रखी गई है। और अगर आप टू टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो 2500 करके दो किस्तों में आप फीस को जमा कर सकते हैं, जिसका ये एग्ज़ाम होगा जून 2024 में। तो जून 2024 तक की ये क्लासेस आप लोगों के प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, आपको जो है पूरे टॉपिक कवर करवाए जाएंगे। यूनिट 1 से लेकर 10 तक की पूरी PDF मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डेड मिलेंगी आप लोगों को, लाइव क्लासेस पर डे चलेगा आप सबकी। मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ रखी जाएगी क्लासेस। जब एग्ज़ाम की डेट या नोटिफिकेशन इस तरीके का आता है तो आप लोगों को संडे की भी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये UGC नेट की है। अगर उसके संबंध में कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा नंबर नोट किया है, आप नोट कर सकते हैं। 8506031308 पर आप कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। वहीं अगर हम बात करते हैं DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, जहां सोशोलॉजी को आधार बनाकर, सोशल वर्क को आधार बनाकर और क्रिमिनोलॉजी के आधार बनाकर वैकेंसी निकाली गई है DSSB में। DSSB की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो फीस रखी गई है वो 2000 रखी गई है। इसी क्लासेस में ही उत्तराखंड के मेडिकल सोशल वर्क की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही है। साथ ही साथ सफाई जो मेडिकल सोशल वर्क की वैकेंसी निकाली गई है वहाँ पर भी इन क्लासेस को प्रोवाइड कराई जा रही है। हालांकि मैं टॉपिक 2 से 3 दिन में करवाया था आपको ग्रामीण समुदाय को लेकर। ठीक है, आज मैं आप लोगों से उसी के संबंध में जिन जिन टॉपिकों पर मैं बात किया हूँ उसके संबंध में प्रश्न भी करेंगे। लघु समुदाय की अवधारणा किस विद्वान ने प्रतिपादित की है, ये पहला सवाल आपके सामने दिया गया है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर रॉबर्ट रेडफील्ड बी होगा यहाँ पे करेक्ट जवाब। क्वेश्चन सेकंड कहता है कि किसने कहा कि लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन या प्रबंध है। ठीक है, तो लघु समुदाय जो है ना जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंध है, ये मैंने कल की क्लासेस में आप लोगों को बताया था और करेक्ट जवाब हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड की ये डेफिनेशन यानी परिभाषा। क्वेश्चन थर्ड कहता है कि विशिष्टता एवं लघुता किस अवधारणा की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड सही जवाब हो जाएगा लघु समुदाय। बेसिकली विशिष्टता, लघुता, समरूपता, आत्मनिर्भरता, ये 4 टाइप की विशेषता रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी। रॉबर्ट क्वेश्चन नंबर 4, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा किस ग्राम के अध्ययन के आधार पर किया था। इस पे भी हम लोगों ने कल बातचीत किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो जवाब होगा वो सामेर पेट ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, करेक्ट जवाब होगा। लघु समुदाय की जब अवधारणा दिया था तो इस ग्राम का अध्ययन उसने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में ग्रामीण समाज किसकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रामीण समाज किसकी पुस्तक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए BR चौहान। कल ही मैंने इस पर भी बात किया था। रॉबर्ट रेडफील्ड फोक कल्चर की किताब की बात करते हैं, रॉबर्ट रेडफील्ड द लिटिल कम्युनिटी पर बात करते हैं। इनकी 2 किताबें बताई हैं रॉबर्ट रेडफील्ड की, वो दोनों याद रखिएगा। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं BR चौहान के बारे में, ब्रजराज चौहान 1889 में 1889 में कभी आई थी ग्रामीण समाज 1889 में, याद रखिएगा। ग्रामीण समाज के साथ साथ इन्होंने ग्रामीण भारत पर भी एक किताब उस समय मेंशन किया था।
सत्य प्रकाश आर्य ग्रामीण समाज शास्त्र के बारे में बात किए थे। ठीक है, तो ये कुछ विद्वान हैं, इनको भी आप लोगों को ध्यान रखना है, हालांकि मैंने आप लोगों को कल की क्लास में नोट करवाया है। क्वेश्चन नंबर 6, रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा के लिए कितने गांवों का अध्ययन किया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कुल कितने गांवों का अध्ययन किया था? सही जवाब आपका यहाँ पे 37, ऑप्शन नंबर बी में जाते पीडीएफ में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है 37 है ना गांव। वहीं अगर हम बात करते हैं कृषक समाज की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 सही जवाब हो जाएगा रॉबर्ट रेडफील्ड का। पीजेट सोसाइटी एंड पीजेट कल्चर की जो किताब है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट रेडफील्ड। क्वेश्चन नंबर 9, लघु समुदाय मानवता के समस्त इतिहास में मानव समाज का सबसे प्रबल स्वरूप है, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 9 सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट रेडफील्ड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 6 जो है एसेस 6 एसेस इन कॉर्पोरेटिव जो है सोशियोलॉजी, ये किताब है, ये किताब किसके द्वारा दिया गया है? तो सही जवाब होगा आंद्रे बेतई का नाम। कृषक समाज मध्यवर्ती स्थिति में, और इसमें एक और जनजाति समाज है तो दूसरी ओर नगरी समाज है। ये कथन किस विद्वान के? 4 ऑप्शन आपके सामने। 11 का सही जवाब होगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एम क्रोयर भी कहा जाता है, क्रोजर भी बोला जाता है ना। हालांकि कल मैंने आप लोगों को जो है लघु समुदाय के बारे में बताया था, कृषक समाज के बारे में बताया था, लोक समाज के बारे में बताया था, है ना। कल की क्लासेस में दोपहर 1 बजे चली थी एमपीपीएससी की, है ना। तो एमपीपीएससी की जो क्लास का शेड्यूल है वो दोपहर के 1 to 2 PM है, और यूजीसी का जो नया बैच चल रहा है यूजीसी नेट का जून 2024 के लिए, उसका शाम को है 7 to 8 PM है। और जो DSSB के साथ साथ सफाई मेडिकल सोशल वर्क यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की जो क्लासेस चला रहा हूँ आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में जो इटावा में वैकेंसी निकाली गई है, वो क्लास का जो शेड्यूल है, और DSSB का जो शेड्यूल है वो 8:30 PM है क्लास आप सबकी, है ना। तो जो जब लगता है मुझे कि एमपीपीएससी में DSSB के बच्चों को लिंक देना चाहिए और वहाँ पे ये टॉपिक रिलेट करता है तो मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ आप लोगों को, है ना। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। पीजेट एंड पीजेट सोसाइटी किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब अभी भी आप लोगों ने देखा भी था। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, इसकी कृति की बात की गई है ना, कृति की बात की है। तो जो है पीजेंट्स एंड पीजेट सोसाइटी किसकी कृति है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें लियोडोर जो है लियोडोर सनीन का नाम आता है। ठीक है, कहीं कहीं इनको सियोडोर भी कहा जाता है, तो सियोडोर सानीन का नाम आता है। ये विद्वान है, इनका नाम हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लोक संस्कृति की कल मैंने बात किया था, ये अवधारणा किस विद्वान की देन है? क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी यानी रॉबर्ट रेडफील्ड। पीजेट्स कल्चर इन जो है पीजेट्स पीजेंट्स कल्चर इन इंडिया एंड मैस्को की किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्कर लेविस का नाम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय समाज के ग्रामीण खंड के लिए इस शब्दावली कृषक समाज का प्रयोग उचित नहीं है, ये किस विद्वान ने मान्यता दी थी? क्वेश्चन नंबर 15 में ऑप्शन नंबर सी होगा, आंद्रे बेतई ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 16 लोक संस्कृति में परिवर्तन का कारण है, लोक संस्कृति में परिवर्तन का कारण है तो औद्योगिकीकरण भी है, नगरीकरण भी है और पश्चिमीकरण भी है। ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वुड डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पैटर्न्स ऑफ कल्चर, ये किसकी किताब है? रुथ बेनेडिक्ट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये इन क्वेश्चनों पर भी कल हम लोगों ने बातचीत कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है ये विगत वर्ष जो यूजीसी का नेट की बात करें अगर हम लोग, अदर भी वनडे एग्जाम की बात करते हैं सोशल वर्क में, तो ये कई बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है लोक संस्कृति की अवधारणा से पहले रेडक्लिफ ब्राउन ने, सॉरी यहाँ पे रेडक्लिफ की बात में रॉबर्ट रेडक्लिफ है, ठीक है, रेडक्लिफ ब्राउन नहीं है, ठीक है, रॉबर्ट रेडक्लिफ है जिन्होंने लघु समुदाय बताया और जिन्होंने लोक संस्कृति लोक समाज बताया है, साथ ही साथ कृषक समाज के बारे की अवधारणा भी इन्होंने दिया था। तो रेडक्लिफ की बात करते हैं, रेडफील्ड की बात करता है। रेडफील्ड ने लोक संस्कृति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? किस शब्द का प्रयोग किया? तो सही जवाब कृषक संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी। रेडफील्ड
कि लोक संस्कृति की अवधारणा का विचार स्रोत विचारक थे? क्वेश्चन नंबर 19 सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे एफ्टोनिस भी थे और एच.एस. मेन भी थे, जो है एमिल दुर्खिम भी थे, एमिल दुर्खिम भी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो जाएगा वो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैकिम मैरियट ने अपना अध्ययन किस गांव में किया था? किस गांव में किया था? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा किशनगढ़ी, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपने अभी देखा 20 क्वेश्चंस है ना, ये 20 क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे मेंशन किया, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। लघु एवं बृहद परंपरा की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? ये 4 ऑप्शन है। देखिए यूजीसी नेट की क्लासेस जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको शाम को 7 बजे प्रोवाइड कराता हूँ। वहीं DSSB की क्लासेस सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, जो सोशोलॉजी और सोशल वर्क क्रिमिनोलॉजी पर बेस्ड होता है, उसकी क्लास का जो शेड्यूल है वो शाम को ही 8:30 बजे आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, अब देखिए लघु एवं बृहद परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किस विद्वान ने सर्वप्रथम किया था? तो बेसिकली मेरी जो है मैकिम मैरियट ने किया था, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रॉबर्ट रेडफील्ड ने परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड सही जवाब हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विश्लेषण के लिए जो है परंपरा अवधारणा का प्रयोग किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अभी कारण ये है कि कल मैंने आप लोगों से इसके बारे में बड़ा डीप में चर्चा किया था, रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में, तो उसी के संबंध में जितने इर्द गिर्द प्रश्न बनते हैं वह सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और DSSB के बच्चे के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्लासेस, क्योंकि इसको ध्यान से सुने रहिए, क्योंकि यहाँ से ज़रूर 2 या 3 प्रश्न आप लोगों को मिल सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है एक सोशल वर्क का। अभिजात एवं अभिचिंतन, मैंने कल इसके टाइप भी बताए थे, ठीक है। तो अभिजात एवं चिंतन लोगों की परंपराएं हैं, लोगों की परंपराएं हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये बेसिकली बृहद परंपरा के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लोक एवं निरक्षर कृषकों की परंपरा किसको रिप्रेजेंट करता है? वो लघु परंपरा को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि कोई परंपरा प्राचीन धर्म ग्रंथ बताए गए व्यवहार के अनुरूप होती है और उसका प्रसार संपूर्ण समाज में होता है तो उसे बृहद परंपरा कहेंगे। ये बात तो करेक्ट है, परंतु ये परिभाषा किस विद्वान की है? ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहा है। तो यहाँ पे सही जवाब जो होगा वो मैकिम मैरियट का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वे परंपराएं जिसका उल्लेख हमें धर्म ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, वे परंपराएं जिनका उल्लेख कहाँ मिलता है? धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो सही जवाब इसका जो माना जाएगा वो बेसिकली बृहद परंपरा, और आपका ऑप्शन जो जाएगा वो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अस्थाई अलिखित परंपरा। स्थाई अगर बात करें या यहाँ पे चर्चा करें, स्थानीय अलिखित परंपरा है डैश। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही जवाब जो जाएगा वह ऑप्शन नंबर आपका लघु परंपरा जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय लिखित परंपरा है, राष्ट्रीय लिखित परंपरा है, ये जाएगा बृहद परंपरा को ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 9, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इन इंडिया ट्रेडिशनल एक किताब है क्वेश्चन नंबर 9 में, और इसका सही जवाब जो रिलेट कराता है वो लघु परंपरा को रिलेट कराता है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे DSSB हो, MPPSC हो, ठीक है, या सफाई मेडिकल सोशल वर्क का हो, तो मैं चाहूँगा आप लोग इसे याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10, विलेज इंडिया किसकी पुस्तक है? मैंने इस पर भी बात आप लोगों से कर चुका हूँ, सही जवाब मैकिम मैरियट का नाम आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बृहद परंपरा को जाना जाता है, बृहद परंपरा को जाना जाता है, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर अगर हम बात करें अभिजात परंपरा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर का सवाल है कि लघु परंपरा को जाना जाता है, लघु परंपरा को जाना जाता है तो वो बेसिकली लोक परंपरा से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन आपका 12 का जो जाएगा वो ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, क्वेश्चन नंबर 13, सही जवाब आपका ऑप्शन जो जाएगा वो लघु परंपरा जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी इन इंडिया एक किताब है, ये कृति है, और इस कृति के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं तो योगेंद्र सिंह है, इंडियन या भारतीय समाजशास्त्री हैं ये। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14 के बाद चलिए यहाँ ये आपका शायद 2 बार एक PDF जो है दोबारा आ गई है, ठीक,
आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए, मैकिम मैरियट के अध्ययन का क्षेत्र कौन सा गांव था? ठीक है, मैकिम मैरियट का अध्ययन का क्षेत्र, जैसे अगर आप लोगों ने रॉबर्ट रेडफील्ड का गांव देखा है अध्ययन वाला, तो मैकिम मैरियट का कौन सा होगा? मैकिम मैरियट का सही जवाब हो जाएगा किशनगढ़ी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये तो समीर जो है, समीर परे जो है उसका है, क्या नाम है, रॉबर्ट रेडफील्ड का। कमेंट करिएगा श्रीपुरम किसका है, श्रीपुरम। इसके बारे में भी मैंने कल बताया था। लघु परंपरा की उपकल्पना माना जाता है, लघु परंपरा की उपकल्पना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर का सवाल है। 16 नंबर का सवाल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, अंधविश्वास। क्वेश्चन नंबर 17, बृहद परंपरा की उपकल्पना यानी हाइपोथेसिस, ठीक है, बृहद परंपरा की, बृहद परंपरा की उपकल्पना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा विश्वास। क्या माना जाता है? विश्वास। और लघु परंपरा का उपकल्पना अंधविश्वास। ठीक है, याद रखिएगा ये दोनों अपोजिट है। इसका सही जवाब यहाँ पर जो आएगा 16 का भी अंधविश्वास, क्योंकि लघु परंपरा और बृहद में आपका जो उपकल्पना बनेगी बृहद में वो भी बनेगा विश्वास। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने आप लोगों को कुल लगभग 17 क्वेश्चनों पर बातचीत आप लोगों से किया है। ठीक है, आगे भी जिन बातों मैं बात करने जा रहा हूँ वो भी एक प्रकार से ग्रामीण समाज शास्त्र को ही रिलेट कराता है, और कल भी मैंने आप लोगों से बातचीत किया था, है ना। तो अब आगे बात करेंगे इसी के और प्रश्नों पर। ठीक है, टॉपिक आप सबको पढ़ा चुका है, ठीक है, सब कुछ हो चुकी है इसके अंतर्गत। बाकी आज जो MPPSC की क्लास चलने वाली है वो भारत के अंतर्गत कुछ संस्थाएं हैं, कृषि संस्थाएं हैं, कौन कौन सी कृषि संस्था है उसको देखेंगे, वो कहाँ है और वो संस्था की स्थापना कहाँ पर हुई, उसका उद्देश्य देखेंगे। फिर उसके बाद जजमानी प्रथा को हम लोग देखेंगे। ये क्लास आपकी आज दोपहर 1 बजे चलेगी, MPPSC की क्लास रहेगी, है ना, 1 बजे। स्थानीयकरण की अवधारणा का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, मैकिम मैरियट ने किया है। गोवर्धन पर्व किस प्रक्रिया का उदाहरण माना जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्थानीयकरण। विलेज इंडिया अभी आपने ऊपर भी देखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैकिम मैरियट। क्वेश्चन नंबर 4, किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किस विद्वान ने किया है? अभी अभी ऊपर आपने एक सवाल और भी देखा था। सही जवाब अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर आपका क्या जाएगा, मैकिम मैरियट ही नाम जाएगा। फोक कल्चर एंड जो है ओरल ट्रेडिशनल नामक एक किताब है, अभी भी मैंने आपको बताया भी था फोक कल्चर को लेकर। और इस किताब के जो लेखक हैं उसको नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे फोक कल्चर एंड ओरल ट्रेडिशनल है, तो SL श्रीवास्तव, SL श्रीवास्तव। अब फोक संस्कृति केवल बात आती है तो वहाँ पे रेड क्लिफ ब्राउन का नाम आता है। सॉरी यार, बार बार रेड क्लिफ ब्राउन बोल रहा हूँ मैं, रॉबर्ट रेडफील्ड आता है, रॉबर्ट रेडफील्ड आता है। क्वेश्चन नंबर 6, सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? क्वेश्चन नंबर 6, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबर्ट रेडफील्ड एंड मिल्टन सीगर। क्वेश्चन नंबर 7, लघु और बृहद परंपरा के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने के लिए मैकिम मैरियट ने कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया था? क्वेश्चन नंबर 7, सही जवाब अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑप्शन आपका यहाँ पे स्थानीयकरण और सार्वभौमिकीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सार्वभौमिकीकरण का उदाहरण कौन सा हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 8, सही जवाब होगा सौरती पूजा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, जब लघु परंपरा के तत्व जो है देवी देवता प्रथा संस्कार आदि ऊपर की ओर बढ़ते हैं, फैलाव का क्षेत्र जो है विस्तृत हो जाता है। जब ये बृहद परंपरा के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उनका मूल स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया का सार्वभौमिकीकरण कहते हैं, और यह कथन किस विद्वान को जाता है? तो सही जवाब मैकिम मैरियट को जाता है। जब भी देवी देवता परंपरा संस्कार आए, मैकिम मैरियट का नाम आप लगा के चले आइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आ गया है और ये सवाल है 10। ये राजस्थान विलेज एक पुस्तक है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन सी होगा, BR चौहान। सैलूनों का त्योहार से संबंधित है, सैलूनों का त्योहारों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बृहद एवं लघु दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 12, परंपराओं का प्रभाव क्षेत्र विकसित और विस्तृत होता है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12, सही जवाब इसका क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन जो जाएगा वह आपका 12 का ए ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा, यानी सार्वभौमिकीकरण।
स्थानीयकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13, और 13 का सही जवाब क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन क्या होना? स्थानीयकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। तो स्थानीयकरण की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो लघु परंपरा और बृहद परंपरा, ठीक है, यहाँ पे दोनों के दोनों जो है आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। बात करते हैं सार्वभौमिकी प्रक्रिया में, तो सार्वभौमिकी प्रक्रिया में बेसिकली बृहद परंपरा रिलेट होगी, ठीक है, बृहद परंपरा। स्थानीयकरण का मुख्य कारण क्या हो सकता है? मुख्य कारण क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 15, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। कारण यह है कि जो सार्वभौमिकी प्रक्रिया का संबंध है वो लघु समुदाय से है ना, लघु समुदाय का से, सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का जो मैंने जवाब बताया है वो लघु समुदाय का नहीं, सार्वभौमिकी प्रक्रिया बृहद परंपरा से। स्थानीयकरण का जो मुख्य कारण है वो बेसिकली देखिए स्थानीय अनुभवों का प्रभाव भी होगा, धार्मिक ग्रंथों का अभिज्ञाता भी होगा, अंधविश्वास भी होगा। यहाँ पे सही जवाब उपर्युक्त सभी होगा। सार्वभौमिकीकरण का कारण आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 16, सही जवाब अगर हम बात करें संस्कृतिकरण भी है, असंस्कृति प्रसार भी है, अस्थानीय अभिज्ञता भी है, अनभिज्ञता, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है आपसे क्या कहता है कि बृहद परंपरा है लघु परंपरा विकसित से संबंधित है, यानी 17 नंबर का सवाल। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये लघु परंपरा देखिए बृहद परंपरा का एक विकसित और संशोधित रूप है, ये बात सही है। जो बृहद परंपरा है ना, ये लघु परंपरा का एक विकसित और संशोधित रूप है। दूसरा है कर्मकांडों का एक विस्तृत रूप है, बिल्कुल ये भी बात करेक्ट है, दोनों आपका यहाँ पे करेक्ट मान लिए जाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आप यूजीसी नेट की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, अभी अभी ये न्यू बैच स्टार्ट हुआ है जून 2024 के लिए, तो इसकी जो फीस रखी गई है वो मात्र 4000 रखी गई है। आप इसे किस्तों में भी जमा कर सकते हैं। अगर आप किस्तों में जमा करेंगे तो 2500 की 2 किस्तें बन जाएंगी, और वहाँ पर आपकी जो है 1000 में आपका जो है एक प्रकार से ज़्यादा लग जाएगा फीस, ठीक है, 1000। अगर आप वही वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको 1000 की छूट मिल जाएगी 4000 में, ठीक है। तो 4000 आप अगर फीस पेमेंट करते हैं तो इस जो है 5000 की फीस में आपको 1000 की छूट मिली है यूजीसी नेट जून 2024 के लिए। भी नया बैच स्टार्ट है, यूनिट नंबर 10 पर बात हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे स्वापक मन प्रभावी औषध एक अधिनियम है 1985 का, उस पर आज हम लोग बात करेंगे शाम को 7 से 8 बजे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो DSSB की फ़ीस है वो मात्र 2000 रुपये में रखी गई है। आप DSSB की क्लासेस 2000 में परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो फीस रखी गई है, आपको बता दूँ, सोशल वर्क, सोशोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी तीनों चीज़ें कराई जा रही हैं। इस क्लास का जो शेड्यूल है, जो टाइम बताया गया है वो शाम को 8:30 PM है। आपकी क्लास समाप्त होने के बाद वीडियो का लिंक भी मिलता है आप सभी लोगों को, उसके बाद PDF भी प्रोवाइड कराया जाता है। PDF का एक यूनिट के क्रम में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। और MPPSC के जो क्लास का शेड्यूल है उसकी फ़ीस बेसिकली 25 रुपये रखी गई है MPPSC का, और MPPSC सोशोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए क्लास का जो शेड्यूल है वो दोपहर 1 बजे से रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, और आपको पर डे रिकॉर्डेड क्लासेस का लिंक भी मिलता है, और आपको जो है PDF भी प्रोवाइड व्हाट्सएप ग्रुप में कराया जाता है। अधिक जानकारी अगर आपको समाजकारी में किसी भी टॉपिक से चाहिए या किसी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8506031308 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी और कॉल के माध्यम से भी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करते हैं अब हम लोग दोपहर 1 बजे, उसके बाद शाम को 7 बजे, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे 8:30 बजे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।